वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम बात कर रहे हैं वर्किंग कैपिटल पार्ट 11 में टंडन कमेटी के बारे में। प्रीवियस वीडियो में हमने टंडन कमेटी के बारे में उसकी कह सकते हैं टर्म्स ऑफ रेफरेंस देखा कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी आरबीआई ने टंडन समिति के सामने क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ रखी थी उसके बारे में, और साथ ही साथ जब इन विचार्य बिंदु पर टंडन कमेटी ने क्या दोष पाए उसके बारे में हमने बात की थी। आपको पता है कि वर्किंग कैपिटल को सही यूज़ करने के लिए आरबीआई समय समय पर अलग अलग कमेटी को बैठाता है। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने दहेजा कमेटी और टंडन कमेटी के बारे में कुछ बात की थी। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि टंडन कमेटी ने टर्म्स ऑफ रेफरेंस यानी कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस के बाद में, टर्म्स ऑफ रेफरेंस का मतलब क्या होता है? विचारणीय बिंदु, यानी आरबीआई ने इस कमेटी के सामने क्या क्या विचारणीय बिंदु रखे। उसके बाद में अगर हम बात करते हैं कि टर्म्स ऑफ रेफरेंस के बाद में सेकंड चीज़ क्या थी कि क्या इन्होंने फाइंडिंग यानी कि क्या दोष पाए टंडन कमेटी में, यानी दोष क्या पाए, डिमेरिट्स क्या थी, उसके बारे में हमने बात की। आज के जो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आरबीआई की क्या रिकमेंडेशन रही थी, कह सकते हैं टंडन कमेटी की क्या रिकमेंडेशन रही थी, क्या सिफारिशें दी उन्होंने आरबीआई को, उसके बारे में। देखिए, द रिपोर्ट वाज सबमिटेड ऑन 9 अगस्त 1975, यानी कि जो टंडन कमेटी थी वो बैठी कब थी? 1974 को। ठीक है, इस टंडन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट कब सबमिट कराई? 9 अगस्त 1975, आपको ये डेट याद रखनी है, 9 अगस्त 1975 को। एंड इट्स अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ फाइनेंसिंग वर्किंग कैपिटल बाय कमर्शियल बैंक इन इंडिया, यानी हम कह सकते हैं कि भारत में वाणिज्य बैंकों द्वारा कार्यशील पूंजी को यानी वर्किंग कैपिटल को फिनेंस प्रोवाइड के इतिहास या फिनेंस प्रोवाइड के संदर्भ में ये इतिहास में ये जो कमेटी ने अपनी रिकमेंडेशन रखी, ये एक मील का पत्थर, लैंडमार्क साबित हुई। क्लियर है? द टंडन कमेटी मेड comprehensive recommendation regarding the bank lending practice which can be broadly classified into 4 groups। ध्यान रखिएगा, टंडन समिति ने बैंक उधार प्रथाओं के बारे में व्यापक सिफारिश की। इसे टंडन कमेटी ने 4 कैटेगरी में डिवाइड किया, यानी अपनी इस रिकमेंडेशन को कितने पार्ट में डिवाइड किया, ये आपको ध्यान रखना है। 4 ग्रुप बना के उन्होंने बताया। Important features of the Tandon Committee recommendation based on the fixation of norms for bank lending to industrial area industry are as follows। यानी कि देखिए, टंडन समिति की महत्वपूर्ण विशेषता उद्योग को बैंक ऋण देने के, आप कह सकते हैं एक मेजरमेंट, एक मानदंड के निर्धारण पर आधारित सिफारिश से इस प्रकार है। इस इंट्रोडक्शन पार्ट में आपको 2 चीज़ याद रखनी है। फर्स्ट क्या याद रखनी है कि आरबीआई ने डेट क्या बताई है आपको? 9 अगस्त। क्लियर है आपको? 9 अगस्त 1975 को टंडन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी। क्लियर है? जो भी रिकमेंडेशन थी, जो सिफारिशें थी टंडन कमेटी को, वो कितने पार्ट में डिवाइड थी? 4 ग्रुप में डिवाइड थी। तो चलिए बात करते हैं इसके बारे में। सबसे पहले हम देखते हैं क्या रिकमेंडेशन दी। देखिए, नॉर्म्स फॉर इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल्स, सबसे पहले जो रिकमेंडेशन थी आरबीआई की वो क्या थी? नॉर्म्स फॉर इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल, यानी स्कंद एंड प्राप्य संबंधी मानक और प्रमाण। देखिए, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो टंडन कमेटी थी उन्होंने बिल्कुल क्लियर कह दिया कि भारत के जितने भी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए स्टॉक और रिसीवेबल से संबंधित स्टैंडर्ड बना दिए जाए, यानी कि प्रमाप बना दिए जाए या मानक बना दिए जाए। क्लियर है आपको? यानी भारत की जितनी भी इंपॉर्टेंट बड़ी बड़ी इंडस्ट्री है उनके लिए स्टॉक कितना रखना है, रिसीवेबल कितना होना चाहिए, उसके लिए स्टैंडर्ड बना देना चाहिए।
आगे बात करते हैं कि क्या कहा इस टंडन कमेटी ने इस पॉइंट में। उन्होंने 15 इंडस्ट्री के लिए नॉर्म्स बनाए। कितने? 15 इंडस्ट्रीज के लिए नॉर्म्स बनाए कि ये जो 15 इंडस्ट्री है बड़ी बड़ी, इनके लिए स्टॉक और रिसीवेबल का स्टैंडर्ड फिक्स कर दिया गया। ये 15 उद्योग कौन कौन से थे? मेन अगर हम बात करें, जैसे कि आप देखते हैं कि जो बड़े बड़े केमिकल के जो इंडस्ट्रीज हैं, या आप देखते हैं पेपर इंडस्ट्री है, सीमेंट इंडस्ट्री है, इंजीनियरिंग इंडस्ट्री है, ऑटोमोबाइल्स की है, या ड्यूरेबल जो कंज्यूमर आइटम्स होते हैं उनकी बड़ी बड़ी जो इंडस्ट्रीज हैं, उनके बारे में एक प्रमाप निश्चित कर दिया गया। क्लियर है? ये प्रमाप क्या बताता है? ये बताता है कि आप स्टॉक का और साथ ही साथ आप स्टॉक और जो रिसीवेबल्स हैं उनके मैक्सिमम लेवल को बता दिया। यानी कि आपको इतना स्टॉक रखना है और इतना आपको क्या करना है? रिसीवेबल रखना है। इसकी मैक्सिमम लिमिट को बता दिया इस पॉइंट में। कितनी इंडस्ट्री थी? 15 जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, उनके नाम याद रखना आपको जरूरी है। कुछ एग्जाम्पल के रूप में आप बता सकते हैं, रासायनिक उद्योग है, या फिर ऑटोमोबाइल्स हैं, टिकाऊ उपभोक्ता वस्तु है, ठीक है, या फिर औषधियाँ कह सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की इंडस्ट्रीज के लिए स्टॉक और रिसीवेबल का, यानी कि स्कंद और प्राप्य का मैक्सिमम कह सकते हैं स्टॉक के बारे में प्रमाप बता दिया कि इतना आपको रखना है। यानी कि इस पॉइंट में बताया गया कि इतना रॉ मटेरियल के लिए टाइम होना चाहिए, इतना आपको फिनिश गुड के लिए टाइम होना चाहिए। उनको जो स्टैंडर्ड उन्होंने बताया कि ये आपको रॉ मटेरियल के लिए इतना टाइम रखना है, ठीक है, फिनिश गुड का टाइम इतना होना चाहिए, वर्क इन प्रोग्रेस का टाइम पीरियड इतना होना चाहिए। ये सारे के सारे उन्होंने मंथ में क्लियर किए। किसमें बताएं? मंथ में। यानी कि पूरा का पूरा उन्होंने बता दिया कि इतना मंथ में होना जरूरी है। क्लियर है? आगे बात करते हैं इसके बारे में कि क्या कह रहा था इसमें पॉइंट में। लास्ट आपको इंपॉर्टेंट चीज ध्यान रखनी है कि कितने टाइम तक आप रॉ मटेरियल अपने गोदाम में रखेंगे, वेयर हाउसेज में, कितने टाइम आपका वर्क इन प्रोग्रेस काम चलेगा और कितना टाइम आपको तैयार माल रखना है। इनके बारे में उन्होंने स्टैंडर्ड बता दिया, मंथ में बता दिया कि इतने महीने आपको रखना है। क्लियर है? इस पॉइंट में आपको इतना याद रखना होगा। अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की कि वो क्या। सेकंड पॉइंट में हम देखेंगे लैंडिंग नॉर्म्स फॉर बैंक क्रेडिट, यानी बैंक साख देने के मानक। देखिए यहाँ पे अगर हम इम्पोर्टेंट बात करें तो सेकंड पॉइंट हमें क्या कह रहा है कि जितनी भी मैक्सिमम क्वांटिटी थी लोन की, उसको कह सकते हैं डिटरमाइन कर दिया कि इतना ही लोन दिया जाएगा। तो मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ लोन डिसाइड कर दिया गया कि इतना लोन दिया जाएगा। इसीलिए इसमें 3 मेथड्स को इंट्रोड्यूस किया गया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ये तीनों ही मेथड टंडन कमेटी के मेथड के नाम से जाने जाते हैं। इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है कि इस जो तीनों मेथड है उसमें करंट असेट्स, करंट लायबिलिटीज़ एंड CCA यानी कि कॉर करंट असेट्स का यूज़ किया गया है। यानी टंडन कमेटी ने जो अपने मेथड्स बताए उसमें 3 मेथड्स का यूज़ किया गया। इसमें 3 चीज़ें बताई गई, कौन कौन सी? CA, CL और CCA। देखिए यहाँ करंट असेट्स को आप जानते हैं, चालू संपत्ति, चालू दायित्व को भी आप जानते हैं, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने इस तरह की बात की थी। CCA यानी कॉर करंट असेट्स, इसका मतलब क्या हो गया? CORE यानी कॉर करंट असेट्स के बारे में बताया गया। ये फर्स्ट टाइम टंडन कमेटी ने ही इंट्रोड्यूस किया। इस कॉर करंट असेट्स का मतलब होता है मिनिमम अमाउंट जो बिज़नेस को रनिंग करने के लिए हमेशा चाहिए। तो ध्यान रखिएगा, सेकंड पॉइंट में 3 मेथड्स को इंट्रोड्यूस किया गया। मैक्सिमम क्वांटिटी बता दी गई कि इतना ही मैक्सिमम क्वांटिटी यानी इतना ही लोन मिलेगा, चाहे वो बोरोवर्स हो चाहे बिजनेसमैन। तो इस पॉइंट को हम कह सकते हैं कि 3 मेथड्स इसमें एक्सप्लेन किया गया, मैक्सिमम क्वांटिटी बता दी गई और एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है मैक्सिमम परमिसिबल बैंक फिनेंस। इस वर्ड को यूज़ किया गया, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। इस वर्ड को इसी मेथड में कह सकते हैं टंडन कमेटी में यूज़ किया गया, ठीक है। यानी कि टंडन कमेटी ये बताना चाहती थी कि बैंक
है उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि किसको कितना लोन देना है उसके अकॉर्डिंग। ओके, बात करते हैं थर्ड पॉइंट की, स्टाइल ऑफ क्रेडिट यानी कि ऋण शैली की। यानी कि ऋण नगद साख प्रणाली है वो वर्तमान की सही नहीं है। इसीलिए उन्होंने कहा कि क्यों ना हम लोन कंपोनेंट को डिवाइड कर दें। कैसे डिवाइड कर दें कि यानी कि लोन कंपोनेंट को उन्होंने डिवाइड कर दिया कितनी कैटेगरी में, 2 कैटेगरी में। फर्स्ट कैटेगरी में उन्होंने बताया लोन कंपोनेंट, लोन कंपोनेंट के बारे में, और दूसरा उन्होंने बताया डिमांड कैश क्रेडिट। क्लियर है आपको? डिमांड कैश क्रेडिट के बारे में बताया। ध्यान रखिएगा कि लोन कंपोनेंट वो होती है जो मिनिमम चाहिए बिजनेस को बनाए रखने के लिए। लोन कंपोनेंट का मतलब होता है मिनिमम अमाउंट जो बिजनेस को रनिंग करने के लिए चाहिए। क्लियर है? मिनिमम अमाउंट यानी न्यूनतम राशि जो बिजनेस को वर्ष भर चाहिए। और दूसरा है डिमांड कैश क्रेडिट जो कि अप एंड डाउन हो सकते हैं, या तो ज़्यादा भी हो सकती है या कम भी हो सकती है, जो कि डिपेंड करेगी सिचुएशन के ऊपर। क्लियर है आपको? ध्यान रखिएगा कि डिमांड क्रेडिट यानी जब आप ज़्यादा मांगेंगे कभी कम मांगेंगे तो ये इसमें फ्लक्चुएशन आएगा। इसीलिए इसमें जो इंटरेस्ट रेट रहेगी वो आपकी ज़्यादा रहेगी, यानी कि ऊपर ज़्यादा रहेगी। जबकि लोन कंपोनेंट एक मिनिमम अमाउंट है जो बिजनेस को चाहिएगी, इसीलिए इसमें जो इंटरेस्ट रेट रहता है, ब्याज दर, वो कम रहता है। ठीक है? यानी कि कम रहेगा। क्लियर? वापस देख लेते हैं, एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि हमने क्या देखा इस पॉइंट में। सबसे पहले हमने बात की थी कि तीसरा पॉइंट का नाम है स्टाइल ऑफ क्रेडिट। ध्यान रखिएगा टंडन कमेटी की रिकमेंडेशन को 4 पार्ट में डिवाइड किया। थर्ड में आपको बताया स्टाइल ऑफ क्रेडिट की कैसे पैसा देना है। क्लियर है? तो स्टाइल ऑफ क्रेडिट में उन्होंने बताया कि जो अभी प्रेजेंट टाइम का जो नगद साख प्रणाली है वो सही नहीं है, यानी प्रेजेंट जो सिचुएशन में दे रहे हैं आप लोन वो सही नहीं है। इसीलिए उन्होंने क्या किया, लोन कंपोनेंट को 2 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट इज अ लोन कंपोनेंट एंड सेकंड इज अ डिमांड कैश क्रेडिट। क्लियर है? लोन कंपोनेंट का मतलब होता है मिनिमम अमाउंट यानी न्यूनतम राशि जो किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए, किसी भी बिजनेस को रनिंग करने के लिए जरूरी है, और इस पे जो इंटरेस्ट रेट होती है वो कम रहेगी। जबकि डिमांड कैश क्रेडिट पे आप देखिए ब्याज की जो दर है वो ज़्यादा रहेगी, और ये अप एंड डाउन यानी कि कभी आपको ज़्यादा चाहिए बिजनेस में और कभी कम चाहिए, तो डिपेंड करेगा वो बिजनेस की सिचुएशन के ऊपर। क्लियर है? बात करते हैं फोर्थ पॉइंट की। फोर्थ पॉइंट कह रहा है इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्टिंग सिस्टम, सूचना एवं प्रतिवेदन प्रणाली। देखिए इस सिस्टम में क्या कह रहा है, फोर्थ में आपको ये फोर्थ पॉइंट जो है उसमें कह रहा है कि जो भी बोरोवर्स हैं, जो भी बिजनेसमैन हैं जो बैंक से पैसा लेने आते हैं, उनको बैंक के साथ में एक फाइनेंशियल फ्रेंड की तरह काम करना है। यानी कि उनको अपना एक फ्रेंड समझना है, मित्र समझना है बैंक को। किसको समझना है? जो बिजनेसमैन और जो बोरोवर्स होते हैं जो उधार लेने आते हैं बैंक से। क्लियर है? उन्हें अपनी सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जो है बिजनेस से रिलेटेड वो टाइम टू टाइम बैंक को देनी है। क्लियर है? यानी कि जो भी बोरोवर्स बैंक से क्रेडिट लेने आते हैं उनको बिल्कुल डिसिप्लिन से अपनी सारी की सारी रिपोर्ट है टाइम टू टाइम उन्हें देनी है। तो इन्होंने बताया कि मेन क्या क्या रिपोर्ट देनी है। उन्होंने कहा कि अगर आप टाइम पे इंफॉर्मेशन देंगे तो बैंक को बिल्कुल क्लियर पता रहेगा कि किस समय कितनी राशि दी जा रही है। ठीक है? तो रिकमेंडेशन में उन्होंने क्या बताया कि किस समय कितना राशि देनी है। ठीक है? और साथ ही साथ इन्होंने ये भी बताया कि आपके यानी कि 3 मंथ का, उन्होंने बिल्कुल कह दिया कि 3 मंथ का यानी क्वार्टरली आपको क्या देना है, P&L का स्टेटमेंट देना है। ठीक है? P&L का स्टेटमेंट देना है।
सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि जो भी बोरोवर्स आ रहे हैं या जो भी कह सकते हैं जो भी बैंक से बिजनेसमैन उधार लेने के लिए आ रहे हैं, उनको बैंक को अपना फ्रेंड समझना है और फ्रेंड समझकर यानी कि उन्हें अपनी सारी इंफॉर्मेशन टाइम टू टाइम बैंक को देनी है। ठीक है, साथ ही उन्होंने अब कुछ नॉर्म्स बता दिए कि ये देना ही है। फर्स्ट क्या बताया, 3 मंथ का P&L स्टेटमेंट आपको देना है, यानी क्वार्टरली P&L स्टेटमेंट, तिमाही लाभ हानि विवरण आपको जमा कराना है। साथ ही आपको करंट ईयर का जो वर्तमान कह सकते चालू वर्ष है उसका बजट देना है। जो भी रियल डेटा कलेक्शन हुए हैं उसके बारे में आपको जानकारी देनी है। सेकंड पॉइंट में उन्होंने एक चीज और बताई कि आपको 3 मंथ्स के आपको करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज के बारे में भी स्टेटमेंट देना है, यानी 3 महीने से आपको इंफॉर्मेशन देनी है। 3 महीने में आपके पास चालू संपत्तियां कितनी है, चालू दायित्व कितने हैं, वो सारे बताने हैं। यानी कि रॉ मटेरियल कितना है, क्या आता है इसमें रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड, ठीक है, आपके क्रेडिटर कितने हैं उसके बारे में स्टेटमेंट देना है। इसके अलावा आपको 60 डेज का एक हाफ ईयरली आप कह सकते हैं स्थिति विवरण या आप कह सकते हैं 3 मंथ का ईयरली ऑडिट रिपोर्ट भी आपको देनी है। 3 मंथ का क्या हो सकता है, 3 मंथ का आपको एक ऑडिट रिपोर्ट भी देनी है। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट भी आपको बतानी है। साथ ही उन्होंने बताया कि 60 डेज का 60 दिन का आपको क्या बताना है, स्थिति विवरण, यानी कि जो 60 दिन की अवधि में हाफ ईयरली जो आपका कह सकते हैं स्टेटमेंट है, स्थिति विवरण है, वो बताना है और P&L अकाउंट बताना है। यानी कि स्थिति विवरण यानी बैलेंस शीट के बारे में और P&L के बारे में आपको इंफॉर्मेशन देनी है। तो ये उन्होंने कुछ नॉर्म्स बता दिए इसकी इंफॉर्मेशन वाले में। ध्यान रखिएगा, इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्टिंग सिस्टम में आपको बताना है कि टंडन कमेटी ने बताया कि आपको इंफॉर्मेशन और रिपोर्ट टाइम टू टाइम जो भी बैंक से उधार लेने के लिए आ रहे हैं, यानी जो बोरोवर्स हैं, उधार करता है, उन्हें अपनी सारी की सारी इंफॉर्मेशन डिसिप्लिन यानी अनुशासन रखते हुए बैंक को देना है। बैंक को वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन बिल्कुल कह सकते हैं बिल्कुल टाइम पर बताएं सिचुएशन, ताकि बैंक ये तय कर पाएं कि उनकी स्थिति बिजनेस की कैसी है उसके बारे में। क्लियर है? ध्यान रखिएगा, पहले जो ये जो सजेशन दिया था, ये सजेशन सिर्फ और सिर्फ 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा जो अमाउंट थी, यानी जितना लॉन कैश क्रेडिट 10 लाख या 10 लाख से अधिक है उस पर ही लागू किया गया। ठीक है, बाद में इसको सारी की सारी यूनिट्स पे धीरे धीरे इसको लागू कर दिया कि सभी यूनिट्स को जो 10 लाख के नीचे भी हैं उन्हें भी देनी है अपनी ये इंफॉर्मेशन। क्लियर है? तो देखिए, सिफारिशें की थी टंडन कमेटी की, जिसमें इंपॉर्टेंट 4 पॉइंट में उन्होंने डिवाइड किया। फर्स्ट इज नॉर्म्स फॉर इन्वेंट्री एंड रिसीवेबल, सेकंड लैंडिंग नॉर्म्स फॉर बैंक क्रेडिट, तीसरा स्टाइल ऑफ क्रेडिट एंड फोर्थ इंफॉर्मेशन एंड रिपोर्टिंग सिस्टम। अपनी रिकमेंडेशन में क्या कहा है, इट रेज द लैंडमार्क इन स्टडी द नीड ऑफ द इंडस्ट्री टूवर्ड्स द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल। द कमिटी हैज सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन 9 अगस्त 1975 बाय स्टडिंग द लैंडिंग पॉलिसी। ध्यान रखिएगा, कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं के प्रति इन्होंने बहुत ज़्यादा ध्यान से स्टडी की और ये मील का पत्थर साबित हुआ था। इनकी जो ये रिपोर्ट है उन्होंने 9 अगस्त 1975 को सबमिट की। मेन अगर इनका कंक्लूजन निकाले कि इन कमेटी ने क्या कहा, नेसेसरी इंफॉर्मेशन अबाउट द फ्यूचर ऑपरेशन आर टू बी सप्लाइड, यानी भविष्य के संचालन के बारे में बोरोवर्स को टाइम टू टाइम आवश्यक जानकारी बैंक को देनी है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है, द सपोर्टिंग करंट असेट्स शुड बी शो टू द बैंकर एट द मोमेंट ऑफ बोरोइंग। उधार लेने के समय आपको जितनी भी चालू संपत्तियां हैं वो सारी आपको बतानी होगी। क्लियर है करंट असेट्स के बारे में? द बैंक शुड understand that the bank credit is only for the purpose to meet out the needs of the borrower but not
फॉर एनी अदर। बैंक को ये बिल्कुल समझना चाहिए कि बैंक ऋण केवल उधारकर्ता की जरूरतों को पूरा करता है, किसी अन्य के लिए नहीं। यानी कि इस मीनिंग का मतलब है कि जो भी बोरोवर बैंक से उधार लेके जाएगा उसे अपनी आवश्यकता को पूरा करना है, किसी अन्य काम के लिए उसको नहीं यूज़ करना है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखने वाले हैं कि टंडन कमेटी ने क्या क्या फॉर्मूले दिए और उसे हम एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसे देखते हैं। थैंक यू।